हेलो हाय, दिस इज़ रणधीर हियर एंड वेलकम बैक टू ट्रैवक ब्लू। हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी बॉटनी 11th का। आज जर्नी आगे प्रोसीड करते हैं। पहले एक रिकैप कि आपने पढ़ा कैसे पहले, देन उसके बाद आगे की कहानी। तो जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है आपके बॉटनी का, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यही हम लोग कर रहे थे। एक रिकैप का आपने पहले क्या किया है, पहले आपने इन प्रीवियस क्लास आपने कहा कि बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन हो आपके साथ। बायोलॉजी क्या है, लाइफ साइंस क्या है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी का पार्ट्स कितना है, बॉटनी जूलॉजी। बॉटनी क्यों कहा आपने, जूलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, बॉटनी के फादर कौन, जूलॉजी के फादर कौन, लाइफ साइंटिस्ट क्या है, लाइफ साइंस वर्सेस बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद चीज़ें आगे थी। लाइफ को आपने डिफाइन किया था, लाइफ क्या है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वहाँ से टर्म आ गया था मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ बीएमआर को डिफाइन कर रहे थे। मेटाबॉलिज्म आपने देखा, मेटाबॉलिज्म क्या है, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का कलेक्शन। वहाँ से दो चीज़ें आ गई थी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। यहाँ तक बातें हो चुकी है पूरी की पूरी। इसको आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यहीं से कैंसरस ग्रोथ की बात आ गई थी। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होता है तो क्या होता है कैंसरस में, ऑन्कोजिन, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रो ऑन्कोजिन से ऑन्कोजिन में कन्वर्शन, कार्सिनोजेनिक एजेंट, ये सारी चीज़ें इन प्रीवियस लेक्चर हो चुकी है। और आज अभी करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो पहला यूनिट है आपका। और इसका पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, जो अलाइव है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो हम लोग को जो भी जानना है कि पहला कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, अलाइव कैसे है, क्योंकि लाइफ है। तो लाइफ आप देख तो नहीं पा रहे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अलाइव है या नहीं है। तो जो हम लोग करेंगे भी वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने किसे कहा, ऑर्गेनिजम्स हैविंग लाइफ, जो प्रीवियस लेक्चर के बेस पे, और लाइफ को डिफाइन कर चुके थे आप वहाँ से। तो अब बात आती है कि ठीक है चलो, और लाइफ है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 8 to 10। हम लोग को 8 मिनिमम करेंगे यहाँ से। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक मेमोरी मैप में लेते हैं कि स्टडी आसान हो जाए, आपका सिंपलर हो जाए। लेट मान लें ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे, चलिए इसे हटाता हूँ पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज, हटाऊँ इसे, गुड। तो कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है, एक लेमन की तरह अलग है, और हम लोग जो करेंगे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या प्रॉपर्टी के, फर्स्ट वन इज ग्रोथ, और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ से क्वेश्चन बना है। ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस, adaptation,
होम्योस्टैसिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें एक और ऐड कर लें आप, मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ। और ऐड कर सकते हैं रीजेनरेशन, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना प्रॉपर्टी शो कर सकता है उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, रिप्रोडक्शन था ही, तो मल्टीप्लिकेशन हटाइए, एक और यहाँ कीजिए, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस, एडेप्टेशन, होम्योस्टैसिस, डेथ। These are the characteristic या properties of living organisms। और भी ऐड कर सकते हैं, रीजनरेशन भी आएगा, सब में होता है, बट जो बेसिक जो हर किसी के साथ की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन के बाद सेल, मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। एडेप्टेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, होम्योस्टैसिस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेटाबॉलिज्म तो टोटल पढ़ते ही रहेंगे आप, रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन है नीट में। जब मेडिकल के एंट्रेंस की बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टीज कितना, अप टू 8 और 10। जो बेसिक कितना है हमारा आ रहा है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस, एडेप्टेशन, होम्योस्टैसिस एंड डेथ। ये सारी चीज़ें क्या है देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ग्रोथ से। पहला हेडिंग दीजिए आप, ग्रोथ। और ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ को कहते हैं आप। अच्छा, ग्रोथ क्या होता है बताएं जरा, हटाओ मैं इसे। अगर लेट मान लीजिए रेजिन्स की बात करो, किशमिश को अगर पानी में डालते हैं उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्या वो ग्रोथ है? क्या उसे ग्रोथ कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए जरा, जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के लिए एक्चुअली पहले ये जाना है आप, ग्रोथ इज ओनली, अगर आप इस लाइन को ध्यान देते हैं तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो भी एक्सेप्शंस बनेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब अगेन एक वर्ड आ गया आपको बायोलॉजी का नया सा, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है बताता हूँ पहले, तो उससे पहले एक नीट का क्वेश्चन कर लें आप। यहाँ से मेडिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन इज क्या, द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यह स्टेटमेंट किसका है? प्रोटोप्लाज्म लाइफ का फिजिकल बेसिस। अगर ये फिजिकल बेसिस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिकल बेसिस की भी बात करेंगे आप। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब पढ़ें तो उसका कंप्लीट सारे वर्ड्स पे पकड़ होनी चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ, जो डेफिनेशन बुक्स में होता है कि इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, वो सब चीज़ें नॉर्मल है, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। पहले ग्रोथ कब, जब प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन होगा तब। तो न्यू प्रोटोप्लाज्म का बनना, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कुछ देर के बाद करते हैं। पहले एक क्वेश्चन जो नीट में था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट किसका है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हक्सले। ये पूछा गया नीट में। तो फिजिकल बेसिस अगर पूछा गया है तो अब ऐसा केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होगा, ये भी साथ ही कर लेते हैं। केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। तो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, अब जानते हैं इसका नाम बहुत पॉपुलर हमारा डीएनए, जो देखेंगे आगे क्या होती चीज़ें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, चीज़ें आती रहेंगी। तो पहले आते हैं हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पे, जो प्रोटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। तो ये किसने कहा? हक्सले ने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि अगर प्रोटोप्लाज्म है तो लाइफ है, प्रोटोप्लाज्म खत्म, लाइफ भी खत्म।
तो लाइफ किसके कारण है? अगर लाइफ किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म। आप पहले जानते हैं नियाटर में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब देखिए ज़रा, कहीं भी अगर बायोलॉजी में वर्ड आए प्लाज्मा, प्लाज्म या प्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड स्टेट को। रिप्रेजेंट फ्लूइड स्टेट को। अब फ्लूइड स्टेट में फिर एक टर्म हमारा फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, दैट इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। देन तो फ्लो कौन कौन करता है? लिक्विड भी करता है और गैस भी करता है। तो क्या गैस की बात करेंगे? नहीं। यहाँ पे जब भी प्लाज्मा की बात करेंगे तो है तो वो फ्लूइड स्टेट का, बट फ्लूइड स्टेट के किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लिक्विड स्टेट को। डन। तो जहाँ कहीं भी प्लाज्मा और मैट्रिक्स आएगा, इसको मतलब आप क्या समझेंगे? एक लिक्विड की बात कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? और वो लिक्विड जिस साइट या जिस लोकेशन पे होगा उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। हटाओ इसे, देख लेते हैं आगे। तो ग्रोथ इज व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा? हक्सले ने कहा। तो केमिकल बेसिस लाइफ का क्या हो जाएगा? डीएनए होगा। अब देखिए ज़रा, प्लाज्मा की जब बात करते हैं यहाँ से, लेट अगर कोई एक सेल ले लो, सेल आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया। दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस। एज ए होल दिस इज अ सेल। अब इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड, लेट मैं फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लैक कलर से, जिससे कि आसानी हो जाए आपके लिए। चलिए, इसके अंदर जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड का नाम क्या होना चाहिए? फ्लूइड अगर किसी भी सेल ऑर्गेनेल या सेल के अंदर है तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्म, चूंकि अब न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। डन। और ये जो रीजन है खाली, इस रीजन को क्या कहेंगे? दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। डन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब सेल का अपना रीजन, और इसमें जो भरा पड़ा है, इसमें जो भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम क्या होगा? चूंकि सेल का है तो सेल के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं साइटो। डन। तो सेल की जगह क्या इस्तेमाल कर लें? साइटो। और फ्लूइड स्टेट का तो क्या कहेंगे? प्लाज्मा। क्लियर हो रहा है? तो जहाँ कहीं प्लाज्मा वर्ड आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? उसके फ्लूइड स्टेट को। और वो फ्लूइड जिस लोकेशन पे है उसके अकॉर्डिंग उसका नेमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा ऑफ साइटो सेल। तो क्या सेल मतलब सेल के अंदर ही तो ये भी आ रहा है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? लोकेटेड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। डन। नॉट सेल। सेल की जब बात करते हैं, सेल के फ्लूइड को कहेंगे साइटोप्लाज्म। अगर आप सेल के फ्लूइड का साइटोप्लाज्म कहेंगे तो सेल के अंदर ही तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के फ्लूइड का नाम क्या हो जाता है? उसको भी साइटोप्लाज्म कह लेते हैं जो होल, बट न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या कहते हैं आप? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लूइड स्टेट या लिक्विड स्टेट को। तो अगर आपसे पूछा जाए, चलिए हटाएं इसे, पहले रीजन क्लियर है, न्यूक्लियर रीजन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक सेल ले लिया यहाँ से, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस के बाहर की दुनिया है उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा। किसका? न्यूक्लियस का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन सा फ्लूइड होगा? तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई। तो न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है उसको आपने कहा क्या कहा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो फ्लूइड है, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो फ्लूइड है, उसको आपने क्या कहा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है? न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म कहाँ है?
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों अब जब इस दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा सेल, क्लियर है। और सेल के अंदर जो फ्लूइड है यहाँ से, और इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ से, इस दोनों को मिला के कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्यों कहा बता रहा हूँ मैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू व्हाट, प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रोटो इज वह क्यों कहते हैं प्रोटो, समझे जरा इसे, कि प्लाज्मा तो समझ में आ रही बात, लिक्विड स्टेज का है। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, मतलब जो लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ सबसे पहला कहाँ, एक सेल की ही बात करेंगे ना वहाँ से। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोटोप्लाज्म दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर नोन एज व्हाट, तो प्रोटोप्लाज्मा। हटा दो इसे। साइटोप्लाज्म का लोकेशन क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियोप्लाज्म का लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस। दोनों एज ए सेल के। और प्रोटोप्लाज्म का लोकेशन क्या है, प्रोटोप्लाज्म का लोकेशन कहाँ पे, ये कंप्लीट सेल में, क्लियर है। जैसा नहीं सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं बच्चों की तरह। बट जब आप आएंगे इस लेवल में जहाँ 11th 12th और AIPMT की बात करेंगे तो वहाँ सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो आसान हो जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अच्छी बात है। अब डिफाइन करते हैं ग्रोथ को, कि अभी तक जब ग्रोथ की बात आई है यहाँ पे, ग्रोथ के बारे में सिर्फ एक वर्ड आया क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। ये तो समझ में आ गई बात। अब जब डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर कहीं पे ग्रोथ हुआ है तो ग्रोथ रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। जैसे लेट अगर आपसे पूछा जाए, और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ट्विन कैरेक्टर क्या होगा ग्रोथ का। लेट मान लो एक कंटेनर है आपके पास, इस पर आपने डाला रेजिन, मतलब क्या किसमिस आपने डाला यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर है, तो सोक्ड हो जाएगा यहाँ से। तो होगा क्या कि रेजिन जितना भी था, पानी में अगर छोड़ दिया आपने ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेजिन क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप। अगर ये स्वेल्ड अप हो गया तो पहले अगर रेजिन की बात करें तो इस रेजिन जो ड्राई रेजिन है, ड्राई रेजिन से स्वेल्ड अप रेजिन, अगर दोनों की बात करें यहाँ से, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ कहेंगे इसे आप, कि सूखा किसमिस पानी में आपने डाला, साइज बड़ा हो गया, अगर वो साइज बड़ा हो गया तो क्या उसे आप ग्रोथ कहेंगे। ड्राई रेजिन से का कन्वर्सन इनटू स्वेल्ड अप रेजिन या इम्बाइब्ड रेजिन, तो आप इसे ग्रोथ कहेंगे क्या, तो ये ग्रोथ नहीं कहलाएगा। इसलिए ग्रोथ का डेफिनेशन जरूरी है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या होगा ग्रोथ का, कि ये इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। और परमानेंट चेंज का मतलब क्यों, परमानेंट क्यों कह रहे हैं, कि अगर आपने ये किया है इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन, चेंज किसी ने कहीं में होगा, या तो मास में एंड साइज में। इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन मास एंड साइज is termed as या is called growth। क्लियर। तो इरिवर्सिबल, अब दो वर्ड नया यहाँ पे, इरिवर्सिबल मतलब किसी एक डायरेक्शन की बात करेंगे, टेम्परेरी या परमानेंट, तो परमानेंट किस चीज़ में, मास और साइज दोनों। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो रेजिन, ड्राई रेजिन छोटा सा पिचका हुआ, स्वेल्ड अप हो गया पूरा का पूरा, अगर उसे फिर से छोड़ दें धूप में तो फिर से हालत कैसे हो जाएगा उसकी, ड्राई हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। तो ये चेंज टेम्परेरी हुआ था कि परमानेंट हुआ था, टेम्परेरी। तो अगर ये चूँकि यहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं कहेंगे आप, कि जो चेंज है, आप चेंज का सिंबल ये है, ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है और टेम्परेरी चेंज है।
चूँकि रिवर्सिबल और टेम्पोररी चेंज है, दैट्स वाई इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ नहीं हुआ है, ये ग्रोथ नहीं है। क्लियर? मास बढ़े या साइज बढ़े, साइज तो बढ़ा यहाँ पे, जब स्वेल्ड अप हुआ तो रेजिन साइज क्या हो जाएगा, रेजिन साइज इंक्रीज किया, साइज में तो इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा तो ग्रोथ होना चाहिए था। बट इतना ध्यान देना है कि ग्रोथ कब की बात करेंगे, जब रिवर्सिबल और टेम्पररी है तो ग्रोथ नहीं कहेंगे, इरिवर्सिबल हो और परमानेंट हो तो ग्रोथ की बात आएगी। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन मास एंड साइज इज कॉल्ड व्हाट, ग्रोथ। हटाओ इसे। नाउ अब यहाँ दो चीज़ें हैं और यहाँ सेम चीज़ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। आई होप करना ही चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं आप लोग। व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ? ऑप्शन 1, increase in mass, increase in size, both these none। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये एक टर्म आ रहा है, तो ट्विन कैरेक्टर आप कब कर पाएंगे? एक और कर लें, इंक्रीज इन नंबर। तो ट्विन कैरेक्टर मतलब कि अगर कहीं ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ जब भी होगा, कितने चीज़ की बात करी आपने, एक मास की बात, दूसरे साइज की बात, तो मास एंड साइज का इंक्रीज होगा तो ग्रोथ है, इसलिए दोनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ट्विन कैरेक्टर्स। तो इंक्रीज इन मास होगा तो ग्रोथ है, इंक्रीज इन साइज होगा तो ग्रोथ है, लेकिन इंक्रीज इन नंबर की बात करेंगे तो ग्रोथ की बात नहीं करेंगे आप। ठीक, हटा दो इसे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन करें। और ये क्वेश्चन जिपमर मेडिकल का पूछा हुआ है कि क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द following is not a twin character of living organisms? Option 1, increase in mass, increase in size, increase in number, and D all। क्विक आंसर कीजिए क्या होगा। तो ट्विन कैरेक्टर में कौन आ रहा था, ओनली मास एंड साइज। मास का इंक्रीज ग्रोथ होगा, ट्विन कैरेक्टर है, साइज का इंक्रीज ग्रोथ होगा, लेकिन नंबर की तो चर्चा कहीं नहीं थी, तो क्या होगा जो कौन नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, द इंक्रीज इन नंबर इज नॉट अ ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। क्लियर? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। चलिए ना, अब बात आती है कि चलो को जब इतनी बातें हुई ना, तो अब अगर ग्रोथ होता है तो ग्रोथ का रीजन क्या है, ये तो बात समझ में आई। ग्रोथ किसके कारण, प्रोटोप्लाज्म के कारण। कैसा चेंज, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज, किस चीज़ में, मास और साइज में। और इसी इंक्रीज इन मास एंड साइज को आपने क्या कहा, ट्विन कैरेक्टर्स, किसका, ग्रोथ का। अब इस ग्रोथ का कारण क्या है, रीजन क्या है, कि कहीं पे अगर ग्रोथ होता है तो ग्रोथ किसके कारण होगा, ग्रोथ का रीजन क्या है या काउज क्या है। ग्रोथ किसी बॉडी में होता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म।
देन और इस मेटाबॉलिज्म की जब बात करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी कि दो प्रोसेस हमारा वो बता चुका मैं। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस का रेट या डायरेक्ट लिख दूं एनाबॉलिक रेट अगर ग्रेटर देन है कैटाबॉलिक रेट से तो ग्रोथ होगा। यस बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एनाबॉलिक रेट अगर ज़्यादा है तो अब क्या कहेंगे इसे कि इंक्रीज इन मास भी है और इंक्रीज इन साइज भी है, तो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर कह दें यहाँ से कि अगर कैटाबॉलिक रेट ग्रेटर देन एनाबॉलिक रेट तब ग्रोथ की बात करेंगे क्या? नहीं, तब कौन सा हो जाएगा? डिग्रोथ कर लेंगे उसे। ठीक, चलिए एक बस इन्फॉर्मेशन और कोई बात नहीं। ग्रोथ किसके कारण होता है? मेटाबॉलिज्म के कारण। मेटाबॉलिज्म में किसके कारण? एनाबॉलिक प्रोसेस का रेट अगर ज़्यादा हो तो। ग्रोथ में होता क्या है? न्यू प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? क्लियर है। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस है, तो केमिकल बेसिस और लाइफ कौन सा हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले से। अब आते हैं ग्रोथ के टाइप्स पे। ग्रोथ का टाइप दो तरह का ग्रोथ होता है। एक को कहते हैं इंटरनल। अगर एक इंटरनल है तो ऑब्वियसली दूसरे को क्या कह देंगे आप? एक्सटर्नल। और कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ का क्या मतलब? और वर्ड से ही क्लियर है कि इंटरनल ग्रोथ मतलब अंदर की अगर बात करेंगे, सोचे जरा, लेट मान लो कोई ऑर्गन हमारा यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, इंटरनल मतलब कहाँ? अंदर से बात करेंगे आप। तो इंटरनल जैसे ही आता है तो ये एडिशन की बात करेंगे कि वर्ड पे जाना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, साइंस पढ़ा तो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। एडिशन और दूसरा वर्ड है डिपोजिशन, और इसी दो वर्ड से दोनों चेंज हो जाता है। जब भी डिपोजिट की बात करते हैं जनरली कहाँ से आता है? वो आउटर सरफेस। और एडिशन मतलब वो उसने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से किया है। डिपोजिशन मेटाबॉलिक प्रोसेस से नहीं होता है। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे डिपोजिट करना तो कुछ लेकर रख दें यहाँ पे, डिपोजिटेड। अगर बोले इसमें ऐड हो गया हमारी बॉडी के अंदर, अगर ऐड होने का मतलब हमारा अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, उस वहाँ पे सेल डिवीजन हुआ होगा और वहाँ सेल का नंबर बढ़ा होगा, सेल का साइज और मास बढ़ गया है। तो इस वर्ड को ध्यान देना है कि, और यहीं से क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एडिशन और एंड डिपोजिशन। अगर एडिशन की बात कर लें तो एडिशन के कारण अगर होता है तो इंटरनल, और अगर डिपोजिशन के कारण होता है तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल। लेकिन उससे पहले कुछ और नाम है इसके, इंटरनल, एक्सटर्नल। दूसरे इसके एक और नाम क्या हो सकता है? इंट्रिंसिक, और ये हो जाएगा तब एक्सट्रिंसिक। डन। एक और इसका नाम इंटरसेप्शन। कोई बड़ी बात नहीं, परेशान नहीं होने का। इंटरनल जानते हैं आप, इंटरनल एक्सटर्नल अगर समझ गए हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है, इंट्रिंसिक है एक्सट्रिंसिक है, तो इंटरसेप्शन है तो इसको कहेंगे एक्रीशन। बात सब एक ही है। तो इंटरनल ग्रोथ का ही दूसरा नाम क्या है? इंटरसेप्शन ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ का ही दूसरा नाम क्या होगा? एक्रीशन या एक्सट्रिंसिक। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरनल अगर की बात करेंगे तो इंटरनल ग्रोथ अगर कहीं रिप्रेजेंट दिया जाता है तो किसके कारण आएगा? तो या था ग्रोथ ड्यू टू एडिशन, जो पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ से। तो अगर कहीं पे एडिशन के कारण ग्रोथ हो रहा हो तो उसे कहेंगे आप इंटरसेप्शन या इंटरनल या एक्सट्रिंसिक है, और अगर डिपोजिशन के कारण हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे आप? एक्सट्रिंसिक है। तो लिख लें इसे। इंटरनल ग्रोथ क्या होगा? दिस इज ग्रोथ ड्यू टू, वर्ड पे अगेन फोकस, एडिशन ऑफ सेल्स, और ये हो जाएगा ग्रोथ ड्यू टू अ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस।
क्लियर है? गुड, लिख लीजिए मार्कर। तो अब ये एडिशन वर्ड से अब थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं डिटेल में क्या है। एडिशन होता है तो इंटरनल, डिपोजिशन होता है तो एक्सटर्नल। तो एडिशन किसका होगा, सेल का या फिर मटेरियल का? तो लिख लें इसे, हटाओ तो इसे। लिख लीजिए द एडिशन इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ। और यहां से क्वेश्चन है ब्रदर, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एडिशन ऑफ सेल और मटेरियल्स। तो सेल का, अब यहां पे मटेरियल में क्या हो सकता है, सेल या मटेरियल, एडिशन ऑफ सेल और मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक ग्रोथ किसके कारण, एडिशन के कारण। एडिशन कब, जब इंटरनली वो फॉर्म करेगा सेल अंदर में कहीं ना कहीं। तो ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स और मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड, फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, न्यू सेल्स, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, या इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर है? तो सेल्स या अब और ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ अभी, आप समझ चुके हैं कि अगर लेट मान लीजिए एक ब्लड वेसल है कहीं पे, अगर ये बाहर से कुछ लेते हैं आप, बाहर से आपने जमा किया, तो उसने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से जमा नहीं किया, आपने किसी बाहरी एजेंट के द्वारा किसी और का सब्सटेंस यहाँ पर डिपोजिट हो गया, दिस इज डिपोजिशन। और अगर इंटरनली मेटाबोलाइज होकर अपना सेल खुद बनाता है यहाँ पे और अपने सेल्स बढ़ाता चला जाए, तब इस चीज़ को कहते हैं, तब इसको आप कहते हैं यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप कहीं अगर ऊन वगैरह बोलते हैं ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर डिपोजिट नहीं होता है, ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है ट्यूमर का, डिपोजिट क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि ट्यूमर जो बनता है अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनता है। सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो गया, सेल्स के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अंदर अपने आप बनता चला जा रहा है। तो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अंदर में, या एडिशन ऑफ सेल्स, या फिर वो कुछ मटेरियल्स की बात करें किसके कारण, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म के कारण, तब उस ग्रोथ को क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक ग्रोथ। डन। और अगर एक्सटर्नल ग्रोथ की बात कर लेते हैं कहीं पे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ किसके कारण होता है, एडिशन के कारण, और एक्सटेंसिक किसके कारण होगा, डिपोजिशन के कारण। अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक डेड बॉडी का ग्रोथ होता है कि नहीं होता है, तो अगर डेथ बॉडी को छोड़ते हैं तो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, क्या वो ग्रोथ है? नहीं, डेड बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा। क्यों? देखिए जरा, क्वेश्चन है एक, अ डेड बॉडी, ग्रोथ इन अ डेड बॉडी। जब डेड बॉडी की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे स्वेलिंग होता है। डेड बॉडी को अगर छोड़ दिया जाए स्वेल करेगा, तो स्वेल करेगा तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या ये ग्रोथ है? नहीं, ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है ग्रोथ? क्योंकि आप जब ग्रोथ की बात कर लेते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ यहाँ पे जनरली, तो उसके अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने चाहिए, और ये तो टेम्पोररी इफेक्ट आ रहा है। जब आप ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज है, और प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन है। ये तीन चीज़ें होगी तभी कह पाएंगे आप। क्लियर? चलिए, नाउ
अब चलिए, जब ग्रोथ हो गया यहाँ पे, तब लास्ट पॉइंट बचा आपका ग्रोथ का, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किसके कारण, ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है। तो जो मैंने पहले से कहते आ रहे हैं कि ग्रोथ किसके कारण होता है, प्रोटोप्लाज्म के कारण। तो हेडिंग दे देंगे, नीचे लिखिए लाइन लास्ट वन इज ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन कौन सा है, पहला है प्रोटोप्लाज्म, ये तो डिस्कस हो चुका पूरी तरह से, एंड सेकंड वन इज एपोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म समझते हैं आप, सेल का फ्लूइड है कंप्लीट, और एपोप्लाज्म क्या आएगा, तो एपोप्लाज्म क्या है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल्स जो भी नॉन लिविंग सब्सटेंस सेक्रीट करता है। सेल ऑर्गेनल्स ही हैं, तो पहले एक सेल ऑर्गेनल समझे आप कि ये अगर सेल है तो सेल से छोटा, सेल के अंदर जो भी आ रहा है सेल्यूलर सेल के अंदर जो सेल से छोटा स्ट्रक्चर है उसे आप कहते हैं सब, मतलब छोटा है किससे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। जितने भी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उसी को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेली। डन। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली, जैसे लेट मान लो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो भी आप जानते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस सेक्रीट करता रहता है वो, और उसी नॉन लिविंग सब्सटेंस को क्या कहेंगे, चूंकि ऑब्वियस टर्म के साथ क्या जुड़ा है, प्लाज्म, और अगर प्लाज्म है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लूइड को। मतलब जो एपोप्लाज्म की बात करते हैं, कोई सेल ऑर्गेनेल की बात है कि फ्लूइड की बात है, फ्लूइड की बात है, और ये फ्लूइड कौन सेक्रेट करेगा, सेल ऑर्गेनेली। और इसका नेचर कैसा होगा, इस यहाँ से चलिए लिखिए, एपोप्लाज्म नॉन लिविंग substances secreted by cell organelle is called apoplasm. Done? बस यहीं तक की बात थी। एग्जाम्पल्स के तौर पे बोन का मैट्रिक्स, जो बोन के मैट्रिक्स की बात कर ले, तो अगर ये एक बोन ले लें यहाँ से, इसके अंदर जो बोन मैट्रिक्स हमारा, बोन मैट्रिक्स कहाँ से आता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, वो सेक्रीट करता है यहाँ से बोन मैट्रिक्स बनेगा हमारा। तो ये कौन सा है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे कि एपोप्लाज्म का है, एपोप्लाज्म। सेल वाल की बात कर लें, सेल वाल क्या होगा, एपोप्लाज्म। मतलब जो भी सेल के अंदर नॉन लिविंग स्टेज में है फ्लूइड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपोप्लाज्म। और उसको सेक्रेट कौन करता है, कोई कोई सेल ऑर्गेनेल ही करेगा। ठीक। तो अब यहाँ तक बात होगी कि ग्रोथ किसके कारण होता है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ गई, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस का रेट ज़्यादा है कैटाबॉलिक से, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ चीज़ें क्लियर हैं, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज किसके कारण होता है, एपोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म की बात आ गई। ये सारी चीज़ें, ग्रोथ हमेशा परमानेंट होगा, डेथ बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, ट्विन कैरेक्टर क्या होगा, और कौन ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ का नहीं है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो नंबर तो नहीं है, साइज और मास अगर इंक्रीज करता है तो वो ट्विन कैरेक्टर में आता है ग्रोथ का। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। बस एक क्वेश्चन और लास्ट में और ख़त्म करते कहानी, कि एक वर्ड आता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ग्रोथ का कौन सा है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चलिए कर लीजिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज डिफाइनिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा है? ऑप्शन है इंट्रिंसिक ग्रोथ, आप पढ़ चुके हैं इसको, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब खुद आंसर करें क्या होगा। अगर कोई अलाइव है, जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एडिशन होगा कि डिपोजिशन होगा? डिपोजिशन तो कहीं भी कर सकते हैं बाहर से, जब एडिशन की बात करते हैं एडिशन होता है इंटरनली और इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तभी एडिशन हो पाएगा। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा या एक्सट्रिंसिक? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? इंट्रिंसिक। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर अगर कोई मान लीजिए डेड बॉडी है, वो आपने लेप कर दिया तो ऑब्वियस है साइज तो बढ़ेगा, तो ये अगर तो इसे क्या ग्रोथ कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ग्रोथ हो रहा है? तो ग्रोथ का जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सा आ रहा है? इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन या फिर इंटरनल ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ कौन सा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं आएगा। डन, ये थी ग्रोथ की पूरी कहानी। आई होप ग्रोथ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आएगा वो रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ कौन सा हो रहा है? इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग होगा, हमारे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई अगर इश्यू हो तो आप कमेंट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।